इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा नारा एहतसाब था। लूटी हुई दौलत की वापसी और माजी में करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के वादे किए गए और तहरीक इंसाफ के इस एहतसाब के नारे का चेहरा बने वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, जिनकी सरबराही में हुकूमत ने एसेट रिकवरी यूनिट बनाया। फिर उन्हें एहतसाब के साथ साथ मुशीर दाखिला का भी कलमदान दिया गया और फिर तकरीबन 3.5 साल में एहतसाब के अमल और दावों में बार बार नाकामी के बाद अब शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। शहजाद अकबर ने आज ट्वीट किया कि मैंने वजीर आजम के मुशीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजह वजीर आजम की नाराज़गी थी। कुछ दिन पहले वजीर आजम ने शहजाद अकबर से अदालतों में मुकदमात की तफसीलात मांगी। शहजाद अकबर ने जो तफसीलात वजीर आजम को दी वो नामुकम्मल थी। वजीर आजम को दी गई ब्रीफिंग और दस्तावेजात में वाज़ेह फ़र्क था। ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले वजीर आजम ने शहजाद अकबर पर इजहार नाराज़गी किया और आज वजीर आजम हाउस ने शहजाद अकबर से इस्तीफा देने का कहा था, मगर ये सब अचानक नहीं हुआ। मुसलसल ये खबरें सामने आ रही थी कि वजीर आजम इमरान खान एहतसाब के अमल से खुश नहीं है, शहजाद अकबर की कारकर्दगी से खुश नहीं है और वो शहजाद अकबर को हटाना चाहते हैं। उन्होंने दीगर उम्मीदवारों के इंटरव्यू करना शुरू कर दिए हैं, मगर हस्बे रिवायत हुकूमती अराकीन इसकी तरदीद करते रहे। जब मीडिया पर शहजाद अकबर को हटाए जाने की खबर चली तो उसे जाली खबर कहते रहे। 19 जनवरी को वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि यह खबर दुरुस्त नहीं है। आज सुबह भी शहजाद अकबर साहिब की वजीर आजम से मुलाकात हुई है। हाँ, ये दुरुस्त है कि शहजाद अकबर की कारकर्दगी से शरीफ फैमिली बिल्कुल खुश नहीं है और अफवाह साजी करने में मसरूफ है। और फिर शहबाज गिल के इस ट्वीट पर शहजाद अकबर ने भी रद्दमल दिया और लिखा कि जी गिल साहिब, लगता है नवाज शरीफ के पुराने और नए नमकख्वार मिलके बेपर की उड़ा रहे हैं। कोई रहे ना रहे, एहतसाब तो रहेगा। हुकूमती वज़रा तरदीद करते रहे, मीडिया की खबरों को गलत कहते रहे, मगर आज 5 दिन के बाद खबर दुरुस्त साबित हुई है और शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। मगर हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाराज़गी की एक बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह, लंदन की अदालत में हुकूमती मौक़िफ़ की शिकस्त बनी। दिसंबर 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी एक केस लेकर बरतानवी अदालत गई और एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद करने और उन अकाउंट्स की तहकीकात से मुताल्लिक इजाज़त तलब की और फिर बरतानवी अदालत की इजाज़त पर 2019 में सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया और फिर दोनों के अकाउंट से मुताल्लिक फॉरेंसिक तहकीकात की गई और फिर 10 दिसंबर 2021 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत को बताया कि इदारे की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और तफ्तीशकारों को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट से पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान होने वाली ट्रांजैक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या दीगर बेज़ाब्तियों के कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल कर दिया था। यानी एनसीए ने सितंबर 2021 में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ ये केस खत्म कर दिया था, मगर इस केस को बनाने के लिए एनसीए मुसलसल पाकिस्तानी हुक्काम के साथ राब्ते में रही। शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट का इसमें बड़ा किरदार रहा। 28 सितंबर 2021 को शाया होने वाली मुर्तज़ा अली शाह की खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के केस की तहकीकात से मुताल्लिक 9 दिसंबर 2019 को एनसीए के एक सीनियर डायरेक्टर की डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम से लंदन में मुलाकात हुई और शहजाद सलीम ने बरतानवी हुक्काम को आगाह किया कि शरीफ खानदान किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। और फिर 11 दिसंबर 2019 को यानी शहजाद सलीम की मुलाकात के एक दिन बाद शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने एनसीए को एक खत लिखकर बरतानवी हुक्काम को आगाह किया कि किस तरह शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज से मुताल्लिक तहकीकात हो सकती हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने दोनों रहनुमाओं पर पाकिस्तान से बैरून मुमालिक मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया और एसेट रिकवरी यूनिट के खत के 5 दिन बाद एनसीए ने बरतानवी अदालत से शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स फ्रीज करने की दरख्वास्त कर दी और फिर बरतानवी हुक्काम की तरफ से तकरीबन 17 माह तक एक तवील तहकीकात की गई, जिसके बाद एनसीए इस नतीजे पर पहुंची कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं मिले। और इस केस में नाकामी वजीर आजम के गुस्से की बड़ी वजह बनी, क्योंकि हुकूमत दावा करती थी कि पाकिस्तानी अदालतें तो फैसला करने में ताखीर कर रही हैं, बरतानिया की अदालत से फैसला आएगा और हुकूमत के एहतसाब के बयानी को फायदा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और फैसला उल्टा शरीफ खानदान के हक में आ गया। हालांकि जब एक केस में पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन उस वक्त के 38 अरब रुपए एनसीए के जरिए पाकिस्तान वापस लाए गए तो हमने शहजाद अकबर से पूछा था कि वजीर आजम के इल्जाम के मुताबिक नवाज शरीफ के 300 अरब रुपए, शहबाज शरीफ के 85 अरब रुपए क्यों वापस नहीं लाए जाते। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते एनसीए को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके ऊपर इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे। क्योंकि आपने कहा आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? अगर परसू कर रहे हैं, नहीं, मगर एक सवाल है मेरा, मगर सवाल सिर्फ इस पे, अगर आप परसू कर रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर 190 मिलियन पाउंड का मसला हल हो गया, 4 महीने के अंदर अंदर फ्री से सेटलमेंट का मसला और पाकिस्तान को पैसे मिलने का हल हो गया, ये हसन नवाज का क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? इसमें सिर्फ हसन नवाज की बात नहीं है, मुख्तलिफ केसेस हैं। जैसे मैंने शाहजेब अर्ज किया, आप मुझे इंस्टिगेट करते रहेंगे, मैंने अपना मैं आप यकीन कीजिए, मैं आपको इंस्टिगेट नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने 300 अरब रुपए का हसन और हुसैन नवाज पर लगाया था और 85 अरब रुपए का शहबाज शरीफ पर लगाया था। कम से कम आपने ये लिखा है कि भाई ये इनके नाम है, ये इनके पासपोर्ट नंबर हैं, जरा देख के बता दीजिए कि इनके बैंक अकाउंट्स में कितने बरतानिया में पैसे हैं और इनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इतना भी नहीं बता रहे। ये सारी चीजें हम परसू कर रहे हैं, सारे के सारे एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी मुल्जमान हैं, ये तो पूरा खानवादा वहां पे है। तो आपको क्यों लगता है कि हमने ये चीज नहीं लिखी? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं है, एक रिकवरी, एक रिटर्न, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड हुआ है, इसके बाद आगे भी होगा और आगे भी हम इस तरह के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। मगर कुछ नहीं हुआ, अच्छी खबरें नहीं आई। जो अकाउंट्स फ्रीज कराए गए थे उनका फैसला भी बरतानिया में शरीफ खानदान के हक में आ गया और अब 3.5 साल बाद खुद वफाकी वज़रा ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल नाकाम हो रहा है। वज़ीर एहतिसाब फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल से खुश नहीं है। 3.5 साल बाद भी लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आया है। वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल से तो बहरहाल खुश नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और वो इसका इजहार पब्लिकली कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग, पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि एहतसाब से का नतीजा ये होना चाहिए कि जो लूटा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान वापस आए, और 3.5 साल में वो पैसा वापस नहीं आया। मगर सवाल यह है कि शहजाद अकबर की नाकामी इसलिए हुई कि जो करप्शन के बड़े बड़े दावे वज़ीर आज़म ने खुद किए और शहजाद अकबर से भी कराए वो महज मीडिया की हद तक थे और उसके उतने बड़े सबूत मौजूद नहीं थे। क्योंकि हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ ने बार बार वादा किया कि वो लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म बार बार वादा करते रहे। इमरान खान जिस दिन वज़ीर आज़म बने उस दिन भी उन्होंने कहा कि वो बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का पैसा वापस लाएंगे। मेरा वादा है अपनी कौम से कि जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं वो पैसा वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान। इसके बाद भी इमरान खान ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौम से खिताब करते हुए एक बार फिर बैरून मुल्क से पैसों की वापसी की बात की और टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। और फिर सितंबर 2018 में हुकूमत ने बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए एसिड रिकवरी यूनिट के क़याम का ऐलान कर दिया और फिर शहजाद अकबर ने दावा किया कि 100 अफराद को टारगेट किया जाएगा। 100 बड़े मगरमच्छ जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा है, उस टारगेट के ऊपर हम काम करेंगे और उसके ऊपर फोकस्ड अप्रोच होगी कि इन टारगेट्स के ऊपर हम पूरी एक ट्रेसिंग एक्सरसाइज होगी कि इन्होंने पैसा कहाँ छुपाया हुआ है और फिर उसको लाने के इकदाम किए जाएंगे। फिर हमारे प्रोग्राम में शहजाद अकबर ने पनामा और पैराडाइज लीक में सामने आने वाले नामों के एहतसाब का वादा किया। पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई, तकरीबन 450 नाम थे, मगर एक शरीफ खानदान के खिलाफ केस आगे बढ़ा। बाकियों का क्या हुआ तो वो तो डिटेल्स सामने हैं। उनके असासे देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने FBR में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, टैक्स पे किया या नहीं किया, किस तरीके से वो पैसा बाहर लेके गए। ये काम तो तेजी से हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज कैबिनेट को मैंने ब्रीफिंग भी दी इस मामले के ऊपर, उसमें ये 2 चीजें टारगेट करके बताई गई हैं कि पनामा के अंदर जितने नाम आए हैं और पैराडाइज लीक्स के बाद उस पर हुई थी पनामा के बाद, उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के नाम हैं। तो उन तमाम केसेस को दोबारा से असर-ए-नो ये यूनिट देखेगा। ये क्या बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं हो सकता? असासा, पनामा या पैराडाइज लीक्स ने बता दिया, FBR के डेटा फौरन देखिए कि वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ और कानूनी तौर पर गया है या नहीं गया, क्योंकि इस पे काम हुआ नहीं बिल्कुल भी शरीफ खानदान के अलावा। तो ये फौरी तौर पर काम नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फौरी तौर पे होगा। और
काबीना को बाकायदा तौर पर बताया गया कि नाइजीरिया में 14 अरब डॉलर्स वापस मुल्क में लाए गए थे, लूटी हुई दौलत वापस लाई गई थी। पाकिस्तान भी उसी तरीके से वापस लेकर आएगा। तो हमने उनसे पूछा शहजाद अकबर साहब से कि 14 अरब डॉलर्स का दावा दुरुस्त नहीं है, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इसमें जो हमारी बरतानवी हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अलावा एक सिविल रिकवरी का रूट भी है जो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किया था पिछले कुछ सालों में, और उसमें उनको कुछ 14 बिलियन डॉलर्स तक की रिकवरी हुई है बरतानिया से। शहजाद अकबर साहब, आप जब दूसरी मिसाल दे रहे हैं और उसको कैबिनेट मीटिंग्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल टाइम्स से लेके जो अखबारात हैं दूसरे, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट मौजूद है, इसके अलावा नाइजीरिया के अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बाकायदा तौर पर बयान मौजूद है। उन्होंने तो खुद नहीं क्लेम किया कि हम 14 अरब डॉलर लेकर आए हैं। तो ये 14 अरब डॉलर की तहकीक कहां से है कि वो लेकर आए हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जब आप कहते हैं कि हम पैसा वापस लेकर आएंगे, उसी वक्त मस्बत होना जब आप जो बता रहे हैं दूसरे ममालिक का वो नजर आ रहा हो, ये कहां है 14 अरब डॉलर का अमाउंट? देखिए, सिविल प्रोसीजर्स ये हैं कि जब अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर का वहां पे प्रोसीडिंग्स इसके खिलाफ स्टार्ट होती है तो उसके अंदर आप सिविल और डैमेज पार्टी बन सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप ये पैसा आपके मुल्क से लूटा हुआ था। अगर वो शख्स पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, जो कि चाहे सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट हो या किसी भी वो ऐसे पोजीशन ऑफ पावर में रहा हो, और सिमिलरली आप खुद से एज ए फॉरेन गवर्नमेंट या एक फॉरेन एंटिटी जा सकते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स में, हाई कोर्ट्स में वहां पे, और आप ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना क्लेम कर सकते हैं। मगर नवंबर 2018 में शहजाद अकबर ने दावा कर दिया कि 5 अरब डॉलर के असासों का सुराग लगा लिया है। 10 ममालिक के अंदर जो हमारी इस वक्त तक तहकीक हुई है, जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं, उसका कुल हुजम इस वक्त 5.3 अरब डॉलर है, और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। 1.3 अरब के तो वो डायरेक्ट केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पाकिस्तान से पैसे बाहर लॉन्डर हुए हैं। हुकूमत की तरफ से बार बार नए दावे किए जा रहे थे, तो हमने शहजाद अकबर साहब से इस दावे पर अपने प्रोग्राम में पूछा कि जिन अफराद के ये 5 अरब डॉलर के असासे हैं उनकी शनाख्त हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके पास तफसीलात हैं। ये पैसा वापस लाया जा सकता है या इंडिविजुअल्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये 5 अरब डॉलर किस किस के हैं और किस तरीके से अब उन्हें पकड़ा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या पैसा वापस लाया जा सकता है, या पेनल्टीज मिल सकती हैं उनसे? जी बिल्कुल शाहजेब, ये आइडेंटिफाइड अमाउंट है। ये हमने अमाउंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनकी तमाम डिटेल हमारी अथॉरिटीज़ के पास आ चुकी हैं। किसकी हैं, किस जुरिस्डिक्शंस के अंदर हैं, उनका इस वक्त स्टेटस क्या है, वो तमाम डिटेल है, और उसी को सामने रख के ये बताया गया है, और उनको वापस लाने के लिए भी एक क्लियर प्लान है। इन अफराद का क्या हुआ अब तक पता नहीं चल सका। पनामा में 450 अफराद का नाम आया, नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकी किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। फिर पेंडोरा पेपर्स आया, खुद वज़ीर आज़म की काबीना के अरकान के नाम आए, फिर तहकीकात का ऐलान हुआ। 3.5 महीने हो गए हैं, अब तक उसका भी कुछ नहीं पता चला। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 दिसंबर 2018 को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एंकर्स को इंटरव्यू देते हुए दावा किया था कि उनकी हुकूमत ने 26 ममालिक से मुआहदे कर लिए हैं, जिसके बाद इन ममालिक से पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ रही हैं। और अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक इन 26 ममालिक में 11 अरब डॉलर्स का सुराग मिला। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया, और अभी डेटा खुलता जा रहा है, आप हैरान होंगे कि 26 मुल्कों से जो अब तक पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं वो 11 अरब डॉलर हैं। 11 अरब डॉलर। हम यहाँ 4-4, 5-5 अरब डॉलर के भी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानी शहरियों के। मगर इन 11 अरब डॉलर्स का भी कुछ नहीं किया गया, कोई पेशरफ नहीं हुई। और हकीकत यही है कि जिस दौलत के बारे में तहरीक इंसाफ दावा करती रही है कि उसे लूट कर मुल्क से बाहर ले जाया गया है, वो दावे धरे के धरे रह गए हैं। वज़ीर आज़म ने माजी में कर्ज लेने पर भी कमीशन बना दिया था, और उसका भी आज तक फैसला नहीं आया। मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूं। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक़्तिदार में होंगे, ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। तहरीक इंसाफ पर ही इल्ज़ाम है कि उसने गुज़िश्ता हुकूमतों से ज़्यादा कर्ज में इजाफा कर दिया है, और फिर नौबत यहाँ तक आ गई है कि अदालतों ने अपने फैसलों में एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की। खुद साबिक चीफ जस्टिस आज़िज़ सईद खोसा ने 11 सितंबर 2019 को कहा
कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में यकतरफा एहतसाब की बात की और लिखा कि बड़े पैमाने पर यह तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। इसके साथ ही नैब ने वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर केस बंद कर दिया। बड़े बड़े दावे करने के बाद बालम जब्बा केस बंद कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान के केसेस भी बड़े बड़े दावे करने के बाद बंद कर दिए गए। आटा, चीनी, LNG बहरान पर नैब ने कुछ नहीं किया। जहां नोटिस लिया वहां भी बात नोटिस तक महदूद रह गई। मगर अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के एहतसाब के नारे की नाकामी सिर्फ नैब की हद तक नहीं है, सिर्फ शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट की हद तक नहीं है। 2013 में जब तहरीक इंसाफ की पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई तो एहतसाब के लिए एहतसाब कमीशन कायम किया गया और दावा किया गया कि असल एहतसाब तो अब एहतसाब कमीशन करेगा और तहरीक इंसाफ साबित करेगी कि एहतसाब होता कैसे है। मगर जब एहतसाब कमीशन ने उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक के खिलाफ तहकीकात शुरू की तो उस कमीशन के अख्तियारात कम कर दिए गए। फिर DG एहतसाब कमीशन हामिद अली खान ने न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक के दफ्तर के करप्शन में मुलविस होने के इल्ज़ाम लगाए। माइंस का एक केस है जो कि रेफरेंस की शेप में तकरीबन तैयार है। वो हमारे अकाउंटेबिलिटी अदालत जो है एहतसाब अदालत उसमें पेश हो जाएगा। उसमें उनकी तरफ ज़रूर रेफरेंस है चीफ मिनिस्टर की तरफ जी, यानी वो भी उसमें शरीक मुल्जिम हो सकते हैं माइंस केस में जो ज़ियाउल्लाह वाला है। शरीक मुल्जिम कह लें या अपने दफ्तर का इस्तेमाल किया गया हो। मगर इमरान खान अपने ही पसंदीदा DG एहतसाब कमीशन के साथ नहीं खड़े हुए बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपनी पार्टी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़े हो गए और फिर दिसंबर 2018 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस एहतसाब कमीशन को ही ख़त्म कर दिया और उस पर खर्च किए गए 600 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए ज़ाया हो गए। और हमारे प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई ने मौका अख्तियार किया कि अच्छा हुआ एहतसाब कमीशन ख़त्म कर दिया। जिन खान बात कर रहे हैं उन खान साहब की अगर माजी करीब की सारी तारीख देखें तो बड़े बड़े केसेस, इतने बड़े बड़े मामलात आए हैं उस पर वो खामोश हैं, अपने साथियों के केसेस पर खामोश हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खामोश हैं, पेशावर मेट्रो पर वो खामोश हैं। दूसरा, जब एहतसाब कमीशन आपने बनाया उन्होंने आवाज़ उठाई उसके सरबराह ने तो एहतसाब कमीशन भी बंद हो गया, सरबराह को भी जाना पड़ा। तो जिन खान साहब को जानते हैं उनकी रिवायत तो ये है, तो उस रिवायत को देखते हुए वो चेयरमैन नैब के खिलाफ क्या करेंगे कि वो एहतसाब कमीशन जो बड़ी उम्मीदों से कायम किया गया था वो किसी काम का नहीं था और मेरे ख्याल से ये अच्छा फैसला था कि उसको ख़त्म किया गया। आपने कहा कि वो एहतसाब कमीशन किसी काम का नहीं था, अच्छा वो बंद हो गया। तो आप लोगों ने पूरी कौम को बताया कि जैसा हमने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन बनाया है पूरे मुल्क में ऐसा बनाएंगे, करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए, उसके बाद उसको बंद कर दिया। आज आप कह रहे हैं कि अच्छा वह बंद कर दिया, वो किसी काम का नहीं था। तो वो किसी काम का नहीं था या जिन्होंने बनाया वो किसी काम के नहीं है? सर देखें, एक इंसान की ख्वाहिश होती है, इदारे बनते हैं, कुछ इदारे चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बनाने वाले ठीक नहीं होते हैं, बनाने वालों की नीयत साफ होती है। और अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ गई। गुज़िश्ता साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक में से 120 से बढ़कर 124वें नंबर पर पहुंच गई और पाकिस्तान का CPI स्कोर 32 से गिरकर 31 पर चला गया। 3 साल में एहतसाब का बयान नाकाम हो गया। साथ ही नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत अब पेशरफ कर रही है, मगर दावे उससे पहले भी बार बार कर चुकी है। खुद वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने ये कहा था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया जाना पड़ा तो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से बात करूँगा। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। तो आप प्रीमियर लेवल पे आप भी इस पे आएंगे अगर मसला हल ना हो? अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। इसको वापस लाएंगे हर सूरत में? जी। इसके अलावा भी कई दीगर मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर सख्त बयान दे चुके हैं। ज्यादा देर नहीं बचेगा, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। और फिर कल अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक दुआ की और दरख्वास्त की कि वो वतन वापस आ जाए। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। हम जी पाकिस्तान आएंगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। साथ ही कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम की कॉल्स का जवाब देते हुए कहा कि अगर वो हुकूमत से निकल गए तो वो मज़ीद खतरनाक हो जाएंगे।
अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। अगर ऑपोजिशन में इमरान खान कहते थे कि मैं हुकूमत में आकर इन्हें रुलाऊंगा, ये वो लोग हैं इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। फिर इक़्तिदार में आने के 2 साल बाद उन्होंने कहा कि अब ये लोग मेरा नया रूप देखेंगे। अब तक ये जो ऑपोजिशन है इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। और अब 3.5 साल गुजरने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खबरदार कर रहे हैं कि अगर उन्हें निकाला गया तो वो खतरनाक हो जाएंगे, जिसके ऊपर मुसलसल एक बहस हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम किसके लिए है, ऑपोजिशन के लिए है या किसी और के लिए है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलना शुरू हो गए कि एक नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, तो एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला इसकी हकीकत क्या है। तहरीक इंसाफ से भी पूछेंगे, नून लीग से भी पूछेंगे। बहरहाल अब हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तेज़ कोशिशें कर रही है। आज अटॉर्नी जनरल ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि वफाकी काबीना ने अपनी 11 जनवरी की मीटिंग में मुशावरत की और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर को हिदायत दी कि जो हल्फनामा लाहौर हाईकोर्ट में दिया गया था उसकी बुनियाद पर कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि जो दस्तावेज़ात नवाज शरीफ की तरफ से दिए गए वो नवाज शरीफ की सेहत और वतन वापसी के लिए राय कायम करने के लिए नाकाफ़ी हैं। खुद मेडिकल बोर्ड की ऑब्जर्वेशन से यह बात जाहिर होती है कि आप यानी शहबाज शरीफ ने मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की, इसलिए बादी नज़र में आपने अपने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की है और इस खिलाफ वर्जी पर लाहौर हाईकोर्ट में किसी भी कार्रवाई का आगाज़ करने से पहले इस बात को मुनासिब समझा जाता है कि इस लेटर के जरिए आपसे 10 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट तलब की जाएं और नाकामी की सूरत में अटॉर्नी जनरल का दफ्तर आपके खिलाफ आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सारी की सारी सूरत हाल है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग से सीनियर रहनुमा राना सनौल्ला साहब मौजूद होंगे, वफाकी वजीर शिबली फराज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या वजह बनी है शहजाद अकबर साहब से इस्तीफ़ा लेने की और क्या वजह बनी है और किसको वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है इस हवाले से कि मुझे अगर मैं अपोजिशन में जाऊँगा तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। और जो शहजाद अकबर साहब के मामला हैं उन्हें दावत दी प्रोग्राम में आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट कर दिया है वही मेरा मौक़िफ़ है।